अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। जस्टिस मंसूर अली शाह जो एक दिन पहले ही उम्रा के लिए पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं और 1 नवंबर को उनकी वापसी है, उनकी जानब से एक ख़त मंजर आम पे आया है जिसमें चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को मुखातिब किया गया है जो कल रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस खत में इनकार किया है उस खसूसी बेंच में बैठने से जो खसूसी बेंच चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में कायम और ऑर्डिनेंस की तरमीम शुदा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बनाई गई जजेस कमेटी के ज़रिए तश्कील दिया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह इससे पहले भी ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम शुदा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनाई गई जजेस कमेटी के फैसलों से इख्तलाफ कर चुके हैं और ये वो कमेटी है कि जिस दिन सदारती ऑर्डिनेंस आया था उसी दिन चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने उस ऑर्डिनेंस को गले लगाया और नोटिफिकेशन के ज़रिए जजेस कमेटी की तश्कील नौ कर दी थी। और इस कमेटी में और इस ऑर्डिनेंस की जो तरमीम थी उसके मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को ये अख्तियार दिया गया था कि वो 3 जजों की कमेटी में एक जज अपनी मर्ज़ी का नामज़द कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस के तरमीम से पहले 3 सीनियर तरीन जजेस आज खुद ही जजेस कमेटी का हिस्सा थे, मगर उनसे शिकायत जस्टिस काजी फैज़ ईसा को ये थी कि वो कमेटी जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे वो उनकी उस तजवीज़ को रद्द कर चुकी थी जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के 63A के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की समाअत के लिए बेंच तश्कील देने की बात की गई थी। जिसके बाद ऑर्डिनेंस आया, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अपने मर्जी के जज को नामजद करके जजेस कमेटी बनाई, 5 रुकनी हम ख्याल बेंच बनाया, 63A की नज़रसानी का फैसला दिया और वो फैसला मुख्तसरन ये था कि जो मुनहरफ अरकान पार्लियामेंट हैं वो आइनी तरमीम के लिए अपनी पार्टी के फैसले के बरखिलाफ भी वोट डाल सकते हैं और वो वोट शुमार होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उमर अता बंदयाल के दौर में फैसला दिया था कि वो मुनहरफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा। तो काजी फैज़ ईसा ने फिर इस ऑर्डिनेंस के बाद जजेस कमेटी के ज़रिए 5 रुकनी हमख्याल बेंच बना के जो नज़रसानी की दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले को ख़त्म किया। उसके बाद फिर मुनहरफ अरकान की वोट को शुमार करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ। तो उसके बाद से अभी तक वो ऑर्डिनेंस ज़्यादा जजेस कमेटी काम कर रही है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कुछ दिन पहले कोई बेंच बनाया है, उसकी तफसीलात तो हमारे सामने नहीं है, वो खसूसी बेंच था मगर उसी ऑर्डिनेंस के तहत बनाई हुई जजेस कमेटी ने वो बेंच बनाया था। तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त लिखा है। ये ख़त एक बड़े तूफ़ान का पेशखेमा है। इस ख़त में सिर्फ ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह बतौर सीनियर प्यूनी जज या सीनियर तरीन जज वो जजेस कमेटी में से शामिल नहीं हो रहे, बल्कि उस कमेटी के बनाए हुए बेंच में भी शमूलियत से उन्होंने वाज़ेह तौर पे इनकार किया है। और क्या ये मामला सिर्फ जजेस कमेटी में शामिल ना होने का है या किसी ऐसे खसूसी बेंच में ना बैठने का है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले आपको बताते हैं कि इस ख़त में है क्या और फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि आने वाले वक्त में जस्टिस मंसूर अली शाह के इस ख़त का क्या मतलब है। और 25 अक्टूबर को जब काजी फैज़ ईसा अपने कैरियर के अंजाम को पहुंच जाएंगे तो फिर उसके बाद जो सूरत हाल होगी उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी जो बतौर चीफ जस्टिस अब हल्फ उठा रहे हैं, उनकी क़यादत में सुप्रीम कोर्ट के अंदर 26वीं आईनी तरमीम पे कैसे अमल होगा और उस दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके बाद के सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर कहाँ खड़े होंगे, तो ये उसके ऊपर भी बात करते हैं। पहले आते हैं ख़त की तरफ। इस खत को चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को मुखातिब किया गया है जो कि ऑर्डिनेंस ज़दा जजेस कमेटी के चेयरमैन भी हैं और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी बनाई गई थी। इस खत में कहा गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि उन्होंने 23 सितंबर 2024 को एक ख़त लिखा था और उस ख़त में भी जो वजूहात बयान की गई थी उन्हीं वजूहात की बिना पे जो कि सेक्रेटरी कमेटी को मुखातब किया गया था। और उस ख़त में मैंने पहले भी ये दरख्वास्त की थी कि जो मेरा ख़त है 23 सितंबर का, उस ख़त को जजेस कमेटी के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, मगर काजी फैज़ ईसा ने उस ख़त को जजेस कमेटी के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया
और ये 19वीं मीटिंग थी उस ऑर्डिनेंस ज़दा जजेस कमेटी की। और जैसे मंसूर अली शाह कहते हैं कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं किसी भी ऐसे बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो मैंने 23 सितंबर को ख़त लिखा था, वजूहात बताई थी कि मैं जजेस कमेटी का हिस्सा क्यों नहीं बनना चाह रहा, वो ऑर्डिनेंस ज़दा जजेस कमेटी का, वो जजेस कमेटी के इजलास के रिकॉर्ड पे उस ख़त को नहीं लाया गया। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं जो है किसी भी ऐसे बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता, खसूसी बेंच का, कि जो उस ऑर्डिनेंस ज़दा कमेटी ने बनाया हो। फिर आगे जाके जैसे मंसूर अली शाह कहते हैं कि मैं ये वाज़े कर दूँ कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच से मुराद ये है कि तमाम के तमाम 17 जजेस, कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच जो सदारती ऑर्डिनेंस है जजेस कमेटी की तश्कील के तरीक़ाकार को तब्दील करने का, उसकी आइनी हैसियत के बारे में जो है कोई फुल कोर्ट का जो बेंच है वो फैसला नहीं कर लेता। यानी जैसे मंसूर अली शाह कह रहे हैं कि जो सदारती ऑर्डिनेंस लाया गया था उसके ऊपर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, कमरा अदालत में तमाम फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठें और वो उस ऑर्डिनेंस की आइनी हैसियत को का जायज़ा लें उस वक्त तक जो है। और या ही फिर जो उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो प्रैक्टिस हैं प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की गई हैं और जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो फुल कोर्ट बेंच में बैठ के उस ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद करने का फैसला न कर लें, और या फिर वो फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें। यानी कि अगर कमरा अदालत में तमाम जजेस बैठ के अदालती समाअत के बाद उस सदारती ऑर्डिनेंस की आइनी हैसियत का फैसला नहीं कर लेते, या फिर अगर फुल कोर्ट बेंच नहीं बैठता कमरा अदालत में, तो फिर एक फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें। यानी कि जो जजेस का टी रूम के ऊपर जो फुल कोर्ट मीटिंग होती है, इंतज़ामी साइड पे इजलास होता है, कम से कम वो मीटिंग बुला लें और उस ऑर्डिनेंस की आइनी हैसियत के ऊपर वो मिल के ये फैसला न कर लें कि ठीक है हम ऑर्डिनेंस को मानते हैं और आइंदा से हम जो है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के कवायद हैं बुनियादी तौर पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ने उन कवायद में तब्दीली लाई थी। तो जैसे मंसूर अली शाह कह रहे हैं कि अगर फुल कोर्ट बेंच कमरा अदालत में नहीं बैठता, अदालत नहीं लगाते तमाम जजेस, तो फिर कम से कम फुल कोर्ट मीटिंग बुला के, एक इजलास बुला के तमाम जजेस इस बात पे इत्तफाक कर लें और रूल्स में कवायद में तरमीम कर लें कि हाँ आज के बाद उस ऑर्डिनेंस के तहत जजेस कमेटी में चीफ जस्टिस की मर्जी का एक बंदा होगा। तो उस वक्त तक जो है मैं किसी भी खसूसी बेंच, ऐसे खसूसी बेंच पे नहीं बैठूंगा जो कि ऑर्डिनेंस ज़दा यानी न्यू कमेटी की तरफ से तश्कील दिया गया होगा। ताहम मैं वो जो मामूल के जो रेगुलर बेंचेस हैं, जो आम लोगों के केसेस सुनने वाले हैं, जिनकी फहरिस्त जो है, कॉज लिस्ट जो है महीना पहले आती है या हफ्ता पहले आती है, मैं वो मामूल के केसेस ज़रूर सुनूंगा, मगर ये जजेस कमेटी के बनाए गए बेंचेस पे मैं नहीं बैठूंगा। और ये जो मैं मामूल के केसेस सुनूंगा, इसकी वजह भी जो है ये मफाद आमा का मामला है, अवाम के मफाद की मामला है, इसलिए मैं वो केसेस ज़रूर सुनूंगा। तो ये एक बड़ी अच्छी एक तजवीज़ दी है जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि या तो आप बतौर अदालत उस ऑर्डिनेंस की आइनी हैसियत के बारे में कमरा अदालत में बैठ के तमाम जजेस फैसला सुनाएं, या फिर आप एक इंतज़ामी साइड पे कमरा अदालत के पीछे अपने कमरों में एक फुल कोर्ट मीटिंग या इजलास बुलाएं तमाम जजों का, जो कि जिसमें वो बतौर इंतज़ामी साइड पे सुप्रीम कोर्ट के कवायद का जायज़ा लेते हुए उसमें ऑर्डिनेंस के मुताबिक तरमीम कर लें, तो ठीक है, फिर भी जजेस कमेटी होगी। लेकिन ना तो फुल कोर्ट अदालत लगाई गई और ना ही फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया है। इसी बात पे शायद जस्टिस मंसूर अली शाह को एतराज़ है कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए जजेस कमेटी बनाई गई, फिर जजेस कमेटी के ज़रिए हम ख्याल बेंच बनाया गया, फिर हम ख्याल बेंच के ज़रिए 63A का फ़ैसला दे दिया, और उस 63A के फ़ैसले के बाद मुनहरफ अरकान के वोट शुमार करने का जो फ़ैसला आया, फिर ये 26वीं आनी तरमीम। तो ये सारा जो मामला है, जैसे मैं अपने पिछले व्लॉग में भी कहता रहा हूँ कि ये जो सदारती ऑर्डिनेंस है ये वो ऊन का सिरा है। अगर इस ऊन के सिरे को उधेड़ना शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, तो ये 26वीं आइनी तरमीम धड़म से नीचे आके गिरेगी। तो ये वो ऊन का सिरा है जो बज़ाहिर अभी तक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज ने
पकड़ा हुआ है और इसको खींचे जा रहे हैं। अब देखें जस्टिस याहिया अफरीदी जब 26 अक्टूबर को चार्ज संभालते हैं तो क्या वो जस्टिस मंसूर अली शाह के इस खत के ऊपर अमल करेंगे, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा है, काजी फ़ाइज़ ईसा का नाम नहीं लिखा उन्होंने। तो ये खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में मौजूद होगा और इसके ऊपर अगर काजी फ़ाइज़ ईसा कोई अमल नहीं भी करते तो फिर नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी यकीनी तौर पे इसके हवाले से कोई फैसला करेंगे। और इस बात को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता कि नए चीफ जस्टिस जो हैं 26 अक्टूबर के बाद जब चार्ज संभालेंगे, गो के जस्टिस मंसूर अली शाह यहाँ नहीं होंगे, 1 नवंबर तक वो उम्रे पे होंगे, तो या तो उनकी वापसी का इंतज़ार किया जाएगा और फुल कोर्ट मीटिंग कम से कम इंतज़ामी साइड पे बुलाई जाएगी, या फिर जो सदारती ऑर्डिनेंस जिनके खिलाफ पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कुछ दरख्वास्तें दायर की गई हैं, उन दरख्वास्तों को जो है वो फुल कोर्ट के सामने लगाया जाएगा और फिर फुल कोर्ट या तो उस ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत का फैसला देगी या फिर इंतज़ामी साइड पे बैठ के जो कवायद हैं सुप्रीम कोर्ट की जो फुल कोर्ट है वो कवायद को तब्दील करेगी। आगे जाके जस्टिस मंसूर अली शाह अपने ख़त में लिखते हैं कि मज़कूरा वजूहात की बिना पे मैं खसूसी कमेटी के जजेस कमेटी के बनाए गए किसी भी बेंच से अपनी लाताल्लुकी का इजहार करता हूँ। और आखिर में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मुझे अ मैन फ्रॉम ऑल सीजन्स से एक कोट उन्होंने किया है जिसमें सर थॉमस मोर कहते हैं कि आई थिंक दैट व्हेन स्टेट्समैन forsake their own private conscience for the sake of their public duties, they lead their country by a short route to chaos। अब इसका अगर सादा अल्फाज में तर्जुमा किया जाए तो ये हवाला दे रहे हैं थॉमस मोर का अ मैन फ्रॉम ऑल सीजन से, और कह रहे हैं कि थॉमस मोर ने ये कहा था कि मेरे ख्याल में जब क़यादत या जब कायदीन अपने पब्लिक ड्यूटीज़ यानी जब आवाम की खिदमत के फ़राइज़ देते हुए अपनी प्राइवेट कॉन्शियस यानी कि अपने ज़मीर को, जो कॉन्शियस तो होती बहुत प्राइवेट है, और अपने ज़मीर को जब उसका सौदा कर देते हैं, फॉरसेक या छोड़ देते हैं, उसकी आवाज़ को नहीं सुनते, तो फिर इस तरह के कायदीन, इस तरह के लीडरान अपने मुल्क को बहुत मुख्तसर रास्ते के ज़रिए केओस या अफरा तफरी की तरफ लेके जाते हैं। तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह में आखिर में लिखा है कि, और उसमें बज़ाहिर वो ये नहीं कह रहे कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने ज़मीर का सौदा किया या बेच दिया, वो सिर्फ याद दहानी करा रहे हैं कि जब कोई इस आला तरीन ओहदे पे बैठा शख्स अपने ज़मीर को बेच देता है, सौदा कर देता है, फोरसेक को आप जो भी कह लें, तो फिर वो अपने मुल्क को अफरा तफरी केयास की तरफ लेके जाता है। और फिर आखिर में जैसे मंसूर अली शाह कहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि जब हम इक़्तिदार में होते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि जो इस मुल्क की अवाम है वो हमारे हर एक्शन को देख रही होती हैं और जो तारीख़ है वो कभी माफ़ नहीं करती। तो ये जैसे मंसूर अली शाह का ख़त है। अच्छा, अब इस ख़त के से क्या मतलब लिया जा सकता है? इस ख़त का पहला मतलब तो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि ऑलरेडी मुल्क से जा चुके हैं उम्रे के लिए, और वो कल जो फुल कोर्ट का अलविदाई रेफरेंस होगा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के लिए, जिसको अदालती रेफरेंस कहते हैं, उसमें भी मौजूद नहीं होंगे, और मालूम नहीं और कौन कौन मौजूद नहीं होगा, हो सकता है जस्टिस मुनीब भी ना हो। तो जब नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आएंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने यही होगा कि फौरी तौर पे वो जो है आइनी बेंचेस की तश्कील के लिए 26वीं आइनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास तलब करें, क्योंकि वो सरबराह हैं इस 26वीं आइनी तरमीम के तहत तजवीज़ करदा जुडिशल कमीशन के। तो वो इजलास भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगा, और उस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आइनी तरमीम के तहत 4 सियासतदानों को भी शामिल किया गया है, 2 MNAs और 2 सेनेटर। एक हुकूमत का होगा MNA और एक अपोजिशन का, इसी तरह सेनेटर भी एक हुकूमत का होगा, एक अपोजिशन का। वो चारों सियासतदान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएंगे, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन के इजलास में शरीक होंगे,
और जो सबसे पहला उनका काम होगा आइनी बेंचों की तश्कील। 26वीं आइनी तरमीम के तहत जो ये 13 रुकनी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये अक्सरियत के साथ अब उन बेंचों की भी तश्कील करेगा। यानी कि बेंच होते हैं जो एक अदालत में जो जज बैठते हैं, 2, 3, 5, 6, 8 वो बेंच होते हैं, और इन सियासतदानों की मशावरत, मबाहिसे, सवाल जवाब के बाद आइनी बेंच तश्कील देंगे। और ये जो 16 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन्हीं 16 जजेस में से आइनी बेंच तश्कील दिए जाने, यानी कि ये जुडिशल कमीशन फैसला करेगा सियासतदानों की मशावरत से कि कौन सा जज कौन सा केस सुनेगा और एक केस के लिए बेंच के ऊपर कितने जज बैठेंगे। अब जो आइनी बेंच का मतलब ये है 26वीं आइनी तरमीम के अंदर कि आइनी बेंच वो होगा जो उन दरख्वास्तों को सुनेगा जिसमें आइनी सवालात और कानूनी सवालात उठाए गए होंगे, यानी कि आर्टिकल 184(3) की जो दरख्वास्तें हैं, और फिर जो आर्टिकल 199 के तहत जो रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट में दायर की जाती है, रिट जुरिस्डिक्शन में दरख्वास्तें हैं, उनके ऊपर किए गए फैसलों के खिलाफ जो अपीलें हैं वो भी आइनी बेंच के सामने जाएंगे। तो उन जजों का इंतखाब करना है इस जुडिशल कमीशन ने, और जाहिर बात है इस जुडिशल कमीशन के अंदर हुकूमत का गलबा है। और वो गलबा कैसे है कि एक चीफ जस्टिस हैं, 3 सीनियर तरीन जजेस हैं, और उसके बाद जो आइनी बेंच जब तश्कील हो जाएंगे तो उनका जो सीनियर तरीन जज होगा वो भी उस जुडिशल कमीशन का रुकन होगा। उसके अलावा एक अटॉर्नी जनरल हैं, एक लॉ मिनिस्टर हैं, और फिर पाकिस्तान बार कौंसिल उनके एक नामजद नुमाइंदे भी होंगे, और फिर एक स्पीकर जो है कौमी असम्बली, उनका भी एक नामजद रुकन होगा, जो जैसा मैं कहता हूँ किसी राह चलते को भी पकड़ के वो इस कमीशन में बिठा दिया जाएगा, क्योंकि वो पार्लियामेंट का रुकन नहीं होगा, वो या तो खातून होगी या फिर एक अकलियती नुमाइंदा, अकलियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला वो शख्स होगा। तो ये इसमें गलबा हुकूमत का है, और फिर हुकूमत फैसला करेगी कि ये जो 16 जजेस हैं इनमें ये जजेस जो हैं ये जो है आइनी बेंचेस के लिए इनको मुंतखब किया जाए, और अगर 8 जजेस को मुंतखब किया जाता है तो उनमें से 5 का या 7 का या 8 का जब ज़रूरत पड़ेगी 3 का, उनमें से ही आइनी बेंच बना दिए जाएंगे। तो ये पहला चैलेंज होगा जस्टिस याहिया अफरीदी का कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि 3 सीनियर तरीन जजों में शामिल होंगे, और जस्टिस मुनीब अख्तर जो सीनियर तरीन जजों में शामिल होंगे, और उसके अलावा एक और सुप्रीम कोर्ट के जज जो इनके बाद आते हैं वो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान। तो वो इस जुडिशल कमीशन में शामिल होंगे। तो क्या जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह इस जुडिशल कमीशन के इजलास में शामिल होंगे जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में तलब किया जाएगा? अब ये एक और बहुत बड़ा सवाल है। और अगर वो नहीं होंगे तो आइन में ये लिख दिया गया है कि जुडिशल कमीशन के अरकान में से अगर कोई गैर हाज़िर भी होता है तो उस गैर हाज़िरी की वजह से जुडिशल कमीशन की कोई भी कार्रवाई जो है वो गैर कानूनी नहीं होगी, वो जारी रख सकते हैं, और जुडिशल कमीशन मौजूद अरकान की अक्सरियत से भी फैसले कर सकता है। तो ये फिर भी एक सवाल तो उठता रहेगा अदालती कमीशन के ऊपर कि 2 सीनियर जजेस ने बॉयकॉट किया है या वो शामिल ही नहीं हो रहे। अच्छा, 1 नवंबर के बाद अगर जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाता है तो फिर जो है देखना होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगर वो नहीं शामिल होते जुडिशल कमीशन के इजलास में तो उसकी क्या वजूहात वो बताते हैं। तो ये एक बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। और फिर क्या जो ऑर्डिनेंस ज़दा कमेटी है जो अभी फील्ड में है उसके तहत अगर 184(3) की या आइनी बेंचेस की जो है आइनी बेंचेस के सामने जो है दरख्वास्तें अगर लगाई जाती हैं, वैसे तो वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और वो ऑर्डिनेंस ज़दा कमेटी जो है वो अमली तौर पे अगर देखा जाए तो वो अब उस हद तक रेलिवेंट नहीं रही, क्योंकि अब तो जुडिशल कमीशन को अख्तियार मिल गया आइनी बेंचेस बनाने का। मगर इसके बावजूद भी कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हैं कि जिसमें 184(3) के अंदर अपील का हक दिया गया था वो अभी फील्ड में है। तो इसलिए ऑर्डिनेंस ज़दा कमेटी के हवाले से भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जब हल्फ उठा लेंगे तो उनको कोई फैसला करना होगा कि उसमें, जैसा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस खत में कहा है कि उसमें उनको जो है वो फुल कोर्ट का कमरा अदालत में अदालत लगानी पड़ेगी या फिर इंतज़ामी साइड पे इजलास बुलाना पड़ेगा। तो उस हवाले से जस्टिस याहिया अफरीदी जब चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो पहला चैलेंज भी उनके लिए यही होगा कि वो
जो है फुल कोर्ट मीटिंग बुलाते हैं या फुल कोर्ट अदालत लगाते हैं। तो ये एक और खत होगा। तो इस ये जो खत है ये बुनियादी तौर पे एक और तूफ़ान का पेश कहना है। और हमने अभी तक ये देखना है कि काजी फ़ाइज़ ईसा के अलविदाई रेफरेंस में क्या होता है। जस्टिस मुनीब अख्तर आते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह तो वैसे मुल्क में नहीं है, या कोई और भी ऐसा जज है जो आना पसंद नहीं करेगा। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा तो चले जाएंगे, मगर उनके किए गए फैसले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को बहुत देर तक हॉन्ट करते रहेंगे, अदलिया को भी हॉन्ट करते रहेंगे, क्योंकि बज़ाहिर ये चीज़ अब वाज़ेह हो गई है कि जो कुछ भी काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस फैसले करते रहे हैं, उनके पीछे मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि एक आइनी तरमीम के ज़रिए वफाकी आइनी अदालत बनाई जाए, जिसके वो खुद बज़ाहिर सरबराह लगना चाहते थे। और जब ऐसा मुमकिन नहीं हुआ, शदीद रद्द-ए-अमल आया, और तो फिर उसके बाद या तो वो खुद पीछे हट गए या फिर उनके पीछे जो कुव्वतें थीं उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा को डंप कर दिया। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।